गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th। जैसा कि आपका चैप्टर के बारे में मैंने बताया कि पहलवान की ढोलक है, और पहलवान की ढोलक के अंदर जो सबसे बड़ा प्रसंग आता है वो एक था पहलवान का। मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे जो जीवन के जो परिच्छेद हैं वो अलग अलग परिच्छेद के रूप में नजर आता है। पहले परिच्छेद में पहलवान लुट्टन सिंह को अभावग्रस्त जीवन रहा है, माता पिता से वंचित होना पड़ा, विधवा सास ने पालन पोषण किया, जैसे तैसे करके बड़ा हुआ, नामी पहलवान बना। और उसकी प्रसंग भी आता है कि वहाँ पे चांद सिंह नामक पहलवान को वो हराता है, और तभी से वो राज परिवार का कह सकते हो कि नामी पहलवान बन जाता है। जहाँ कहीं भी राजाओं के द्वारा कोई दंगल होता, वहाँ पे उनके द्वारा वो युद्ध दंगल में उतारा जाता, और वो हर स्थान पर विजय पाता, और धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। ये उसके जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय रहता है, और इसी समय उसकी विवाह होता है, साथ में दो संतानें प्राप्त होती है। उनको भी भावी पहलवान की संज्ञा राज दरबार के द्वारा दी जा चुकी है। इस जीवन के परिच्छेद में हर प्रकार की सुख सुविधा उसे मिली, और यहीं से बाद में हम देख सकते हैं कि जीवन का एक परिच्छेद होता है तीसरा, जिसमें उसके अभाव का जीवन प्रारंभ होता है। यहाँ पे जैसा कि जब राजा साहब की मृत्यु हो जाती है, तो उनके स्थान पे जो उनके नए राजा बनते हैं, या नए उनके बेटे जो नए राजा बनते हैं, वो पहलवानी में उनका रुचि नहीं होती, बल्कि उनकी घुड़सवारी में रुचि होती है। तो उनको जब पता लगता है कि पहलवानी और साथ में लुट्टन सिंह पे उनके द्वारा कितना खर्च होता है, तो वो उसे निकाल देते हैं, और वहां से वो वापस गांव आ जाता है। अपने पुत्रों को खुद को सिखाता है, साथ में गांव वालों को भी सिखाता है। लेकिन गांव वालों के पास न तो खुराक होती न क्या, तो धीरे धीरे उसका स्कूल भी बंद हो सा लगता है। सिर्फ अपने बेटों को वो कुश्ती सिखाता रहता, और धीरे धीरे सबसे बड़ा जो प्रसंग आता है वो गांव में आता है कि गांव में एक महामारी फैलती है। उस महामारी का प्रसंग ये है कि यहाँ पे भयंकर विभीषिका है, और उसी के कारण हो सकता है कि हर घर से कहीं ना कहीं रोज की रोज कोई ना कोई लाशें गिरती नजर आती है। और उसी भयंकर वातावरण में लुट्टन सिंह अपनी बात को ध्यान में रखता है कि जैसा दंगल में ढोलक होती जो कि उसे ज्ञान देती है, उसको आगे बढ़ने और जीने की शक्ति देती, जीजी विषा जिसे हम कहते हैं जीने की शक्ति, वही जीजी विषा यहाँ पर गांव वालों को देना चाहता था। ढोल बजाता, रात भर ढोल बजाता, और उस ढोल की आवाज को सुनकर लोगों के मन में जीने की शक्ति बढ़ जाती। परिवार वाले अपने परिवार में जिनकी मौत हो चुकी है उन्हें नदी में बहाते, क्योंकि उनका इतना सामान इतना समय भी नहीं होता कि वो उनको कह सकते हो कि उनका अंतिम संस्कार कर सके। और यही प्रसंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि पहलवान के दोनों पुत्रों की मृत्यु आती है, और वो दोनों को अपने दोनों पुत्रों को कंधों पे लगाकर नदी में बुहा के आ जाता है। यही प्रसंग आगे भी चलता रहता है, और एक प्रसंग ये आता है कि यहाँ पे एक रात को ढोलक की आवाज नहीं आती, तो सवेरे जाके जब उसके शिष्य देखते हैं तो पता लगता है कि पहलवान की मृत्यु रात को हो चुकी होती है। और उसकी जो अंतिम इच्छा ये थी कि उसे इस ढंग से चिता पे लिटाया जाए कि उसने कभी किसी से हार नहीं मानी है, उसने हमेशा विजय प्राप्त की। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा परिच्छेद था जो पहलवान उसके ढोलक से जुड़ा हुआ है। अब इसका सारांश थोड़ा सा इस प्रकार। पहलवान की ढोलक कहानी। हाँ, पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर बस जम जाना, और नई सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता ही नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था की जगह पूरी तरह उलट जाने, और उस पर नई सभ्यता और एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का कलंक के रूप में नजर आता है। ये भारत पर इंडिया के हावी हो जाने की बात है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाले निर्हिता की भूमि पर पटक देता है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता बल्कि भूख और महामारी में दम तोड़ रहे गांव के व्यक्तियों को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान कर रहा था। कहानी में अंत में भूख और महामारी के शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन को भरी बुरी कहानी के फटे हाल ढोल पर पोल में बदल देते हैं, तो यही कहानी ये त्रासदी लुट्टन और हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। यह पोल पुरानी व्यवस्था से है न नई व्यवस्था से, क्या कला का प्रासंगिक व्यवस्था भी मुखा पेशी है, या उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। मनुष्यता की साधना और जीवन मूल्य और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है। ये प्रश्न ये पाठ हमारे लिए छोड़ता है। यहाँ पे जैसा कि हमको पता है कि कोई भी जो कलाकार है, कोई भी किसी प्रकार की कोई ज्ञान है,
वो कुछ समय के लिए तब तक जीवित रहता है जब तक लोगों की सोच होती है। आज हो सकता है कि पुराने रीति रिवाज, पुराने संस्कारों, पुराने खेलों, गीतों या जितने भी रीति रिवाज उनमें हमारा ध्यान है और हम उनके प्रति वफादार हैं, तो वो जिंदा रहती है। और धीरे धीरे हो सकता है कि उनके स्थान पर आधुनिकता आ जाती है तो बिल्कुल समाप्त हो। जैसे मान लीजिए वर्तमान में हम जानते हैं कि पहलवानी इस प्रकार के कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यही चीज आधुनिकता में WWEF या इस प्रकार से कह सकते हो कि यहाँ पे कुश्ती होती है, पहलवानी, रेसलिंग होती है, इस ढंग से इसको देखा जाता है तो इसको बड़े चाव से देखते हैं। लाखों करोड़ों रुपए उन पर खर्च किया थे, लेकिन पहलवानी के नाम पर न के बराबर होता है। साथ में कह सकते हो कि जो ग्रामीण खेल होते थे उनको पहले तवज्जो दी जाती थी, आज उनको नहीं दी जाती है, तो इसके लिए मनुष्य खुद अपने जिम्मेदार है। सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। आकाश के तारे ही आकाश के स्रोत थे। सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाज से वातावरण की निस्तब्धता धीरे धीरे भंग हो रही थी। कभी किसी झोपड़ी से कराने और केकेकी करने की आवाज और कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर में पड़े रहते थे। रात्रि और साहें को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। ये आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती, गांव के व्यक्तियों को शक्ति देने का प्रयास वो करती। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वो अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गांव गाय चराता, ताजा दूध पीता और कसरत करता। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वो किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती और दावपेच देखकर उसने शहर के बच्चे चांद सिंह को चुनौती दे डाली। शहर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वो पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को हरा दिया था। वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दौड़ता फिरता भी रहता था। श्यामनगर के दंगल में शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वो सफाई से आक्रमण को संभाल कर उस उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन सिंह को समझाया कि और कुश्ती से हटने को कहा, परंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाजत नहीं मिली तो पत्थर से माथा पटक कर मर जाऊंगा। बाकी कर